हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए प्राचीन भारत का इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के धार्मिक आंदोलन, जिसमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। महात्मा बुद्ध के समय तक लगभग 16 महाजनपद विकसित हो जाते हैं। महाजनपद कहा जाता है बड़े बड़े राज्य और राजा। तो इन 16 में आगे चल करके मगध का उत्कर्ष होता है, सबसे शक्तिशाली हो जाता है मगध साम्राज्य। महात्मा बुद्ध के समय हालांकि वैशाली सबसे बड़ा राज्य रहता है, सबसे शक्तिशाली रहता है, जिसे विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र भी माना जाता है। सबसे पुरानी लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे वैशाली में रहती है। आगे चल करके मगध का उत्कर्ष होता है। मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। हर्यक वंश का राजा रहता है। आगे चल करके नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करता है। और 322 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य चलता है। 185 ईसा पूर्व में आते आते इस वर्ष पुष्यमित्र शुंग नाम का एक मंत्री रहता है। वो मौर्य साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो इसमें हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार रहता है भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े भूभाग पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार रहता है। बड़े भाग पर कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक भारत का एक राष्ट्र के रूप में कल्पना करता है और एक बड़ा साम्राज्य भारतीय भूभाग पर स्थापित करता है, जिसमें भारत के अलावा भी अन्य क्षेत्र रहते हैं। एक बड़ा साम्राज्य होता है। आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट अशोक के द्वारा यह विस्तार और भी अधिक हो जाता है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तक इसकी सीमाएं हो जाती हैं। ईरान तक और दक्षिण भारत में लेकर के कर्नाटक तक, गोदावरी नदी तक, पूर्व में म्यांमार तक इसकी सीमाएं होती हैं। भूटान, नेपाल भी इसकी सीमा में रहते हैं, इसके क्षेत्र के अंदर आते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य होता है। भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भाग पर एक भारतीय साम्राज्य की कल्पना होती है। एक राष्ट्र भारत एक बड़ा भाग रहता है। राजधानी पाटलिपुत्र इसकी राजधानी होती है। पाटलिपुत्र। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत क्या क्या है। सबसे पहले तो साहित्यिक स्रोत हैं। अर्थशास्त्र, चाणक्य अर्थशास्त्र में इसके साम्राज्य का वर्णन मिलता है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, पतंजलि की महाभाष्य आदि ग्रंथ होते हैं। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश, महावंश। बौद्ध ग्रंथ इसमें वर्णन है। इसका स्रोत है मौर्य साम्राज्य की जानकारी का दीपवंश। इसका नाम है महावंश। और दिव्यावदान, ये सब स्रोत हो गए। विदेशी यात्रियों का वर्णन है मौर्य साम्राज्य के बारे में स्ट्रैबो और जस्टिन मुख हैं। स्ट्रैबो और जस्टिन, इन्होंने इसे सेंड्रोकोट्स
चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स नाम से पहचान की। आगे चल करके विलियम जोन्स ने इसी सेंड्रोकोट्स को डिकोड किया और कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स ने पहचान की सेंड्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। ये सब स्रोत हैं जानकारी के। पुरातत्व में है अभिलेखी साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में मिलता है अशोक के अभिलेख, जो कि मौर्य साम्राज्य का राजा अशोक के अभिलेख। अभिलेख कई प्रकार के मिले हैं अशोक के, जिसमें स्तंभ लेख, बृहद शिलालेख, गुहा लेख आदि शामिल हैं। इसमें अशोक के बारे में अधिकतम जानकारी उसके अभिलेखों से प्राप्त होती है। अशोक का इतिहास जानने का स्रोत सबसे बड़ा है उसके अभिलेख। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, ये सब स्रोत हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। इन सब की कहानियां इसमें मिलती हैं इन स्रोतों से। अब मगध पर आगे चल करके हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मगध, मगध पर नंद वंश का शासन रहता है। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, इसका राजा बनता है। इसमें सहायता करते हैं कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य रहते हैं, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त बहुत ही कम उम्र में धनानंद को पराजित करके राजा बनता है और मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। यह एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करता है, शक्तिशाली केंद्रीय शासन, सब कुछ अपने हाथ में, शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता, इसका निर्माण करता है। अपने साम्राज्य की शक्तिशाली सेनाएं रखता है और अपने राज्य की आक्रमणों से, विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा करता है। भारत के एक बड़े भूभाग पर सबसे पहले ये राज्य करता है। इसके समय में ही राज्यों की सुरक्षा करता है। सिकंदर का सेनापति रहता है सेल्यूकस निकेटर। उसकी मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है, इसके राज्य पे आक्रमण करता है, तो इसे यह हराता है और सिंधु नदी के पश्चिम तक धकेल देता है। सिंधु नदी के पार करके आक्रमण करता है निकेटर और इसको चंद्रगुप्त हरा देता है। इन्होंने हराया और सिंधु नदी के पश्चिम तक अपने राज्य का विस्तार भी कर लिया। इससे सेल्यूकस निकेटर के आक्रमण से चंद्रगुप्त को एक विस्तार का भी एक बहाना मिला, तो इसने राज्य का विस्तार किया। अब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के बीच में एक संधि भी होती है, संधि, जिसके तहत सेल्यूकस निकेटर 500 हाथी देता है चंद्रगुप्त मौर्य को और इसकी पुत्री से विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी पुत्री से शादी भी कर लेता है। इस युद्ध का वर्णन है एपियानस ने लिखा है। इस युद्ध का वर्णन है एपियानस। एपियानस में वर्णन है। इसकी सीमा पश्चिमी ईरान तक,
पश्चिमी ईरान से लेकर के साम्राज्य की सीमा है पश्चिम बंगाल, कश्मीर और कर्नाटक। पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक, दक्षिण में कर्नाटक तक। चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। इसके अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। और जैन धर्म का अनुयायी रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। भद्रबाहु भद्रबाहु रहते हैं जैन गुरु भद्रबाहु से ये दीक्षा लेता है, जैन धर्म की दीक्षा। और अंतिम समय में चला जाता है श्रवणबेलगोला। ये कर्नाटक में है। यहाँ पर संलेखना के द्वारा शरीर त्याग करता है। संलेखना के द्वारा शरीर का त्याग करता है। संलेखना जैन धर्म में इसका वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त भी श्रवणबेलगोला में संलेखना करता है अंतिम समय में। दो 298 ईसा पूर्व। ये चंद्रगुप्त का समय हुआ। इसके बाद इसका पुत्र है चंद्रगुप्त का बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में आगे चल करके हम आगे की वीडियो में सामाजिक व्यवस्था, कर व्यवस्था आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी होता है। बिंदुसार उत्तराधिकारी। बिंदुसार का नाम है अमित्रघात। अमित्रघात यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहता है। अब आते हैं अशोक, सम्राट अशोक के बारे में। अशोक चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक। अशोक के समय भारत में इतना बड़ा विस्तार होता है कि इतना विस्तारित साम्राज्य आज तक किसी का नहीं हुआ। सबसे बड़े भूभाग पर अशोक ने राज्य किया। सबसे बड़े भूभाग पर। इस भूभाग में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ईरान, बलूचिस्तान, म्यांमार, ये सभी देश इतने बड़े भूभाग मिलाकर लगभग इतने पूरे भूभाग पे इसका साम्राज्य था, सम्राट अशोक का। इनका कार्यकाल है 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232। 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जिसे बीसी कहते हैं, यह उल्टा चलता है। तो 269 से 232। बौद्ध धर्म के बारे में
यह सबसे प्रतापी राजा होता है बौद्ध धर्म का अशोक। इसका नाम है देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय अशोक। यह बौद्ध धर्म का सबसे प्रतापी राजा होता है, बौद्ध धर्म को बहुत प्रतिष्ठित करता है। कलिंग युद्ध के बाद धार्मिक हो जाता है। इसके साम्राज्य के बाद अशोक के बारे में जानकारी हमें मिलती है सिंघली अनुश्रुतियों और दिव्यावदान से। कहा जाता है इसकी जानकारी का स्रोत है सिंघली अनुश्रुति। ये तमिल ग्रंथ है। दिव्यावदान आदि में इसका वर्णन मिलता है अशोक का। पुराणों में इसे अशोक वर्धन नाम मिलता है। पुराणों में नाम है अशोक वर्धन। जैन अनुश्रुति के अनुसार दिव्यावदान में कहा गया है कि इसे तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। जैन अनुश्रुति, जैन अनुश्रुतियों में मिलता है कि अशोक ने बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध, अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार, बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध यानी उसे अपदस्थ करके जबरदस्ती राजा बना। इच्छा के विरुद्ध इसने गद्दी प्राप्त की यानी राजा बना। सिंघली अनुश्रुतियों में मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके साम्राज्य प्राप्त किया, गद्दी प्राप्त की। साम्राज्य तो इसने बनाया इतना बड़ा, 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। ये सब कहानियां मिलती हैं। इसका राज्याभिषेक होता है, अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। मां का नाम सुभद्रांगी, पिता बिंदुसार। बिंदुसार पिता। अशोक का नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा ये अभिलेख हैं। अशोक के बहुत सारे अभिलेख पाए गए हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। इसमें इसका नाम मिलता है अशोक। कई तरह के नाम मिलते हैं, अशोक वर्धन, पुराणों में अशोक वर्धन, मास्की गुर्जरा अभिलेखों में अशोक, और आदि जगह देवानाम प्रिय भी मिलता है। अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है इसके अभिलेखों से। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। तो यह अभिलेख की क्रिया, अभिलेख प्रथा इसने अपनाया ईरान से। ईरान का शासक होता है दारा प्रथम या दारा वन। यहां से इसने अभिलेख लिखवाने की प्रथा का शुरुआत किया। यहां से सीखा इस शासक से और भारत में इसकी शुरुआत की। अभिलेखों में मिलता है देवानाम प्रिय। इसका नाम है अभिलेखों में देवानाम प्रिय। इन्होंने खुद को लिखवाया देवानाम प्रिय। और प्रियदर्शी सुंदर दिखने वाला। इसके अभिलेखों की भाषा है
ब्राह्मी, अधिकतम तो ब्राह्मी है, ज़्यादातर खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइकी या अरमाइक भी कहते हैं। तो लिपि है, इसे कहेंगे लिपि। अधिकतम ब्राह्मी, खरोष्ठी, खरोष्ठी मिला है पाकिस्तान अफगानिस्तान से, ग्रीक और अरमाइक या अरमेइक, इनकी लिपि है। अधिकतम ब्राह्मी में इन्होंने अभिलेख इनके मिलते हैं। गद्दी से पहले यह अवंती का राज्यपाल था, सम्राट अशोक। गद्दी पर बैठने से पहले अवंती यानी उज्जैन, अवंती का पहले राज्यपाल था। श्रीनगर, इसने श्रीनगर की स्थापना की जम्मू कश्मीर में, वितस्ता नदी किनारे, जिसका नाम है, जिसे कहते हैं झेलम, वितस्ता किनारे श्रीनगर की स्थापना की अशोक ने। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध यह राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, पूछता है कितने वर्ष में, किस वर्ष, 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व। कलिंग उड़ीसा में स्थान है। ये बहुत भीषण युद्ध होता है, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह युद्ध का त्याग करता है। 261 ईसा पूर्व में है। इसका वर्णन हाथी गुम्फा के अभिलेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन, उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। यानी मौर्य साम्राज्य का उल्लेख हाथी गुम्फा में, जिसमें कहा जाता है कलिंग का राजा रहता है नंदराज उस समय। और 13वें शिलालेख में इसका भी उल्लेख है। कलिंग युद्ध का उल्लेख है 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वां शिलालेख। इसका कारण कहा जाता है कलिंग युद्ध का, इसमें 1 लाख लोग, कलिंग उड़ीसा में है, उड़ीसा, 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए जाते हैं। ये मारे जाते हैं और ये बंदी बनाए जाते हैं। इससे अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह युद्ध का त्याग करता है और बौद्ध धर्म ग्रहण करता है और उसका प्रचार करता है। कलिंग युद्ध का कारण माना जाता है इस पर आक्रमण करने का। अशोक कलिंग पे आक्रमण करता है। व्यापार, समुद्री मार्ग से जुड़ा होता है कलिंग, समुद्री मार्ग, इसकी पहुंच समुद्री मार्ग तक। हाथियों के कारण, चाणक्य ने माना है हाथी, कि वहां बहुत सारी हाथियां थी, हाथियों की संख्या वहां बहुत अधिक थी, तो वहां से आक्रमण करके हाथियां प्राप्त करना। अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश में। धम्म यानी धर्म, सिंघली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश, इसमें कहा गया है, दीपवंश और महावंश में, कि निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु से इसने दीक्षा प्राप्त की। दीपवंश महावंश में निग्रोथ या निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा प्राप्त करके यह बौद्ध बना। दिव्यावदान में कहा गया है कि उपगुप्त, दिव्यावदान जानकारी मिलती है, इसकी स्रोत है, तो इसमें कहा गया है
कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से यह पूर्ण बौद्ध हो गया। उपगुप्त कहाँ मिलता है उल्लेख? विद्यावदान में। बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक बौद्ध हो गया। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है और 20वें वर्ष लुम्बिनी। 8वें वर्ष कलिंग युद्ध, कलिंग पे आक्रमण। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा और यहाँ पर कर घटाकर कर मुक्त कर देता है कहीं और कर घटा देता है, ऐसा वर्णन मिलता है कि 1/8 कर देता है, यानी टैक्स कम कर देता है। अब अशोक को देखते हैं, अशोक के शिलालेख। अशोक के अभिलेख। अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेखों से प्राप्त होती है। भारत सरकार का भी राजकीय चिन्ह अशोक के स्तंभ लेख से स्तंभ से प्राप्त किया गया है, जो मिलता है 4 शेर हैं। इनके अभिलेखों के प्रकार हैं, एक तो बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख, यानी गुफाओं में लिखा हुआ अभिलेख। जैसे कि इन्होंने बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई आजीविकों के लिए। शिलालेख, बृहद शिलालेख, तो यहाँ हम देखेंगे 14 बृहद शिलालेख, यानी बड़े। विभिन्न स्थलों पर भारत के साम्राज्य में इन्होंने अपने साम्राज्य में चारों तरफ बृहद शिलालेख खुदवा करके पत्थर में लगवाए और जनता को संबोधित किया कि क्या करना चाहिए। इनमें उल्लेख है 1 से लेकर के 14 तक, हम देखते हैं। सबसे पहले है पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की जाती है और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये बात कही गई है। अशोक ने कहा सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दूसरे शिलालेख में बृहद शिलालेख है मनुष्य और पशु की चिकित्सा। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का वर्णन, चिकित्सा के बारे में आदेश देता है। इसमें राज्यों का भी वर्णन है, चोल, चेर और पांड्य। चोल साम्राज्य, चेर और पांड्य का वर्णन है दूसरे शिलालेख में। तीसरे में है महामात्रों को दौरे करना चाहिए हर 5 वर्ष पे। महामात्र प्रत्येक 5 वर्ष पे दौरे करना चाहिए अपने क्षेत्र का, अपने साम्राज्य का। चौथे शिलालेख में है धम्म घोष। चौथा धम्म घोष यानी धर्म का घोष। 5वें में है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म यानी धर्म, महामात्र की नियुक्ति 5वें में। किसमें कौन सा है ये परीक्षा में पूछा जाता है। 6ठे में है आत्मनियंत्रण। अशोक ने आत्मनियंत्रण की सीख दी है 6वें अभिलेख में, आत्म नियंत्रण। 7वां 8वां में है अशोक की तीर्थ यात्राएं। 7 और 8 अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है, इतना धार्मिक। 9वें में सच्ची भेंट और शिष्टाचार। सच्ची भेंट क्या है और शिष्टाचार, इसका वर्णन है। एक शांतिप्रिय राजा हो जाता है सम्राट अशोक। 10वें में है प्रजा के हित में सोचें। कहा गया है प्रजा के हित में सोचें। 11वें में है धम्म विजय।
युद्ध विजय नहीं, धम्म विजय अब नीति है। 11वें शिलालेख। 12वां में है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता। और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति भी है 12वें में। स्त्री महामात्र की नियुक्ति। 13वें में है कलिंग युद्ध का वर्णन और पड़ोसी राज्यों का वर्णन। 13 में कलिंग युद्ध और पड़ोसी राज्य, इनका वर्णन मिलता है। 14वें में है जनता धार्मिक जीवन जिए। धार्मिक जीवन का उपदेश। ये हो गए 14 बृहद शिलालेख। अब इसके बाद मुख्य मुख्य देखते हैं किसमें क्या कहा गया है अन्य अभिलेखों में। नेपाल की तराई में एक मिला है रुम्बिन देई अभिलेख। इसमें है लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन। लुम्बिनी यात्रा 20वें वर्ष, इसी से पता चलता है। और मौर्यकालीन कर व्यवस्था। कर व्यवस्था। भाब्रू या बैराट अभिलेख। भाब्रू या बैराट, ये मिला है राजस्थान। इसमें धम्म का उल्लेख है। इसके बाद रानी कारुवाकी का अभिलेख। कारुवाकी का अभिलेख ये मिला है कौशाम्बी। इसमें दान का उल्लेख है। ये मिला है कौशाम्बी से। निगाली सागर अभिलेख, सब अशोक के अभिलेख हैं। बुद्ध को कनक मुनि कहा गया। शाह गौरा और महास्थान, ये अभिलेख हैं महास्थान। इनसे अकाल के समय में अनाज के भंडारण का उल्लेख मिलता है। अकाल के समय अनाज का बफर स्टॉक, इसका उल्लेख मिलता है। भंडारण। अशोक अभिलेखों को सबसे पहले खोजा था फैनथेलर ने। खोजा था, कहा जाता है पाद्रेटी फैनथेलर। फैनथेलर 1750 ईस्वी में। इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। अधिकतर ब्राह्मी में है, खरोष्टी ग्रीक आर्माइक में भी कुछ मिले हैं। और एक द्विभाषी भी अभिलेख है इनका। मास्की में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837। ये मुख्य मुख्य बातें हो गई। अशोक के बाद लगभग 232 ईसा पूर्व अशोक के चले जाने के बाद उनके कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं लगभग 50 वर्षों तक, और आगे चल करके मौर्य साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का शासन हो जाता है। अगले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के
सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था आदि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।